नमस्कार दोस्तों यदि आप पॉलिटी की अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेस्ट बुक होती है महेश वर्णवाल। यदि आप महेश वर्णवाल बुक पूरी तरीके से पढ़ लेते हो तो पॉलिटी का कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आए आपसे नहीं छूटेगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ महेश वर्णवाल बुक की। फ्रेंड्स, ये जो बुक होती है वन लाइनर फॉर्म में होती है और इसमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं बहुत ही अच्छे और हाई लेवल और लो लेवल सभी सम्मिलित होते हैं। मतलब इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। फ्रेंड्स, मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है, ये मेरा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लें। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पहला दिया है, इसमें सभी जो क्वेश्चन दिए होते हैं MCQ फॉर्म में दिए होते हैं। इसे दिया है कि भारत के संविधान की अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है किसमें होता है 10वीं अनुसूची में। और अगला पॉइंट दिया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है किसका है बैंकिंग, बीमा और जनगणना। बैंकिंग और बीमा जनगणना किसमें संघ सूची में आते हैं। और अगला है कि वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची में है। और भी देख लेते हैं संघ सूची में क्या तो रक्षा भी होता है, वैदेशिक मामले और रेलवे। अभी ऊपर देखें तो बैंकिंग, बीमा, जनगणना, नीचे रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे, ये सभी किस में आते हैं दोस्तों, ये आते हैं 7वीं सूची के अंतर्गत संघ सूची के विषय हैं, मतलब केंद्र के विषय हैं। और अगला है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है किसका रेलवे पुलिस। अगर पूछा जाए कि रेलवे पुलिस किस विषय का मतलब किसका विषय किसका होता है राज्य सूची का विषय होता है। आप लोग ये मत समझिए कि जैसे रेलवे तो केंद्र का है और रेलवे पुलिस भी केंद्र का होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो रेलवे पुलिस होता है राज्य विषय का राज्य सूची का विषय है। और अगला है कि पंचायती राज विषय सम्मिलित है। पंचायती राज किस में होता है याद रखिएगा, ये राज्य सूची में होता है। कौन पंचायती राज। और दिया है कि वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल किया गया। जैसे दंड प्रक्रिया है, इसको किस में शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। दंड प्रक्रिया किस में समवर्ती सूची में याद रखिएगा। और विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किया गया है सूची 3। और किसमें समवर्ती सूची में कौन विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना। और अगला है कि सरकार द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है किसमें है 7वीं अनुसूची में, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार। और अगला है कि भूमि सुधार किसका विषय होता है याद रखिएगा, राज्य सूची का विषय होता है भूमि सुधार। और अगला है कि भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का विशेष उपबंध है किसमें है 5वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। अगला दिया है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वह कौन कौन से हैं मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, 4 राज्य होते हैं, लेकिन इसमें चौथा राज्य याद नहीं दिया है और हमें भी याद नहीं आ रहा है। दोस्तों 4 राज्य याद रखिएगा। 6ठी अनुसूची में कितने राज्य हैं 4 राज्यों के लिए विशेष उपबंध याद रखिए मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध किए गए हैं किसके लिए किए गए हैं अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। किसमें 6ठी अनुसूची में, 5वीं और 6ठी अनुसूची में किसके अनुसूचित जनजाति और के हितों के लिए संरक्षण। और अगला है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था किसके द्वारा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अगला है कि संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे पंचायती राज से संबंधित होती है 11वीं अनुसूची। और अगला है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है किसमें अनुच्छेद 117 में। और अगला है कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किए गए किसमें अनुच्छेद 117 में। और अगला है कि भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं किस में आती हैं अनुच्छेद 312 में आती हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो पेपर में अनुसूचियाँ आती हैं मतलब अनुच्छेद कोई ना कोई ज़रूर पूछी जाती है। जैसे दिया है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग किस में होता है दोस्तों, ये होता है अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 39A में क्या होता है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता होती है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता किस में होती है अनुच्छेद 39A में होता है। अनुच्छेद 40 में क्या होता है ग्राम पंचायतों का संगठन होता है। अनुच्छेद 44 में क्या होता है समान नागरिक
संहिता होती है किसमें, अनुच्छेद 44 में। और देखते हैं दोस्तों, ये जितनी भी अनुसूचियाँ पूछी गई हैं सभी इसमें दी गई हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, तैयारी आपकी अच्छी होगी विश्वास के साथ हम कह सकते हैं। और दिया है कि जैसे अनुच्छेद 124 किसमें होता है, संघीय न्यायपालिका होती है। अनुच्छेद 5 में क्या होता है, नागरिकता होती है। अनुच्छेद 352 में क्या होता है, आकस्मिक प्रावधान होता है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 245 में क्या होता है, विधायी शक्तियों का वितरण होता है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 14 में क्या होता है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व होता है। अनुच्छेद 74 में क्या होता है, मंत्री परिषद होता है। अनुच्छेद 68 में क्या होता है, संशोधन प्रक्रिया होती है अनुच्छेद 368 में। और भी देख लेते हैं दोस्तों, दिया है जिसे कि नए मतलब विधानतः नए राज्य को शामिल करना किसमें होता है, अनुच्छेद 2 में होता है। किसी नए राज्य को शामिल करना किसमें होता है, अनुच्छेद 2 में होता है। समता का अधिकार किसमें होता है, अनुच्छेद 14 में होता है। गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण किसमें होता है, अनुच्छेद 22 में होता है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार होता है किसमें, अनुच्छेद 111 में होता है, याद रखिएगा। और भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए, इनको भी देख लेते हैं। जैसे दिया है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 75 में क्या होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 में। और अनुच्छेद 155 में क्या होता है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 164 में क्या होता है, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसमें होती है, अनुच्छेद 164 में। और याद रखिएगा 75 में क्या होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। और देखिएगा अनुच्छेद 323A में क्या होता है, प्रशासनिक अधिकरण होता है। अनुच्छेद 324 में क्या होता है, निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 330 में क्या होता है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण होता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण होता है। अगर देखा जाए अनुच्छेद 320 में क्या होता है, लोक सेवा आयोग के कार्य होते हैं। वित्त आयोग किसमें होता है दोस्तों, अनुच्छेद 280 में होता है। वित्तीय आपात किसमें होता है, अनुच्छेद 360 में होता है वित्तीय आपात। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसे दिया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसमें होता है, अनुच्छेद 148 में होता है। संघ लोक सेवा आयोग किसमें होता है, अनुच्छेद 315 में होता है। आपात स्थिति घोषणा किसमें होती है, अनुच्छेद 352 में होती है। अगर देखा जाए अनुच्छेद 215 में क्या होता है, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किसमें होता है, अनुच्छेद 215 में होता है। अगला है कि 222 में क्या होता है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण होता है। अनुच्छेद 222 में क्या होता है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या होता है, अंतरण होता है। अनुच्छेद 226 में क्या होता है, विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति होती है अनुच्छेद 226 में। और देखते हैं अनुच्छेद 227 में क्या होता है, इसमें होता है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। 227 में क्या होता है, सभी उच्च न्यायालय के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति होती है। अनुच्छेद 76 में क्या होता है, भारत का महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 131 में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है। 41 में क्या होता है, कार्य करने का अधिकार 41 में होता है। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियाँ किसमें, अनुच्छेद 42 में होता है। और देखा जाए कि बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा किसमें होती है, अनुच्छेद 45 में होती है। अब देखते हैं मुख्य भाग किसमें, जैसे भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत से। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे, संघ राज्य क्षेत्र से होता है। अगर देखा जाए भाग 4A क्या होता है, मूल कर्तव्य होता है। भारतीय संविधान का 9A में क्या होता है, नगर पालिका होती है। अगर देखा जाए कि पंचायत में मतलब पंचायत किस में होती है, भाग 9 में होती हैं। नगर पालिकाएँ 9 में होती हैं। सहकारी समितियाँ भाग 9 में होती हैं। आप लोग देख सकते हो जो खा करके दिए होते हैं संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए होते हैं बाद में, ये सभी मूल संविधान में नहीं होते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है, निर्वाचन से है। संविधान का भाग 15। देखा जाए भाग 16 किसमें, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध होता है भाग 16 में। अगर देखा जाए संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है, राजभाषा से।
संविधान का भाग 18 में क्या होता है, आपात उपबंध होता है संविधान के भाग 18 में। दोस्तों अब देखते हैं उद्देशिका। उद्देशिका में क्या है दोस्तों, उद्देशिका में से कई क्वेश्चन बनते हैं जो हमसे छूट जाते हैं, इसमें कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं। पहले नंबर उद्देशिका हम पढ़ लेते हैं। क्या होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मतलब समता प्राप्त करने के लिए, क्या होता है, समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज मतलब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था, ये सभी इसमें वर्ड जो है सीरियल से याद रखना है। और देखा जाए भारतीय संविधान 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति जब संविधान लागू किया गया था तब क्या था, इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। क्या कौन कौन से वर्ड थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थे। अगर देखा जाए कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया, उसमें क्या क्या नाम मिलते हैं, भारत और इंडिया नाम मिलते हैं। और अगला दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम क्या है। पहले क्या दिया था, सार्वभौमिक दिया था, फिर समाजवादी दिया था, फिर पंथ निरपेक्ष और फिर क्या दिया था, प्रजातांत्रिक गणराज्य दिया था। यही क्रम पूछा जाता है दोस्तों कि मतलब क्रम क्या होता है। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द कौन कौन से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। अगला है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वर्णित करता है, कौन वर्णित करता है, प्रस्तावना जो होता है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। और आगे देखते हैं इसमें दोस्तों कि वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, कौन था दोस्तों, जो अखंडता है, ये 1950 में मतलब 75 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, इसको उसके बाद में जोड़ा गया है। अगला एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया, क्या घोषित किया गया है, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगर देखा जाए कि नंबर 1 पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव के अंतर्गत क्या बना था, उद्देशिका बना था। अगला है कि इनकी प्रकृति क्या थी, न्याय योग्य नहीं थी। ये भी क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। अगर देखा जाए कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कब किया गया था, ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन एक बार हुआ था। जो 42वां संविधान संशोधन है ये उद्देशिका में ही हुआ था। आज तक उद्देशिका में केवल एक ही संविधान संशोधन हुआ है। और अगला दिया है कि वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, कौन थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। और अगला दिया है कि भारत के संविधान के अमोघ का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, क्या होता है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अवसर की समानता व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ये क्या है, भारत के संविधान के अमोघ लक्ष्य को नागरिकों के लिए सुनिश्चित कराते हैं। और देखते हैं, देखा जाए कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती किससे, हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है भारत की प्रस्तावना की शुरुआत। अगला दिया कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया, कहाँ किया गया है, ये किया गया संविधान की प्रस्तावना में। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, वही सभी टाइप दिए हैं दोस्तों। अगला है कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, क्या जाना जाता है, सार्वभौमिकता के रूप में जाना जाता है। और अगला दिया है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का यही भाव होता है।
अगला है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। क्या नहीं है? जो लोक कल्याण है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है। किसका नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। क्या है? जो धार्मिक न्याय होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। और आगे दिया दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही कथन है। क्या है? समाजवादी धन पे शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। इनको क्या है? इनको बाद में जोड़ा गया था। अगला है कि संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? उद्देशिका को कहते हैं संविधान की आत्मा। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? प्रजातांत्रिक गणतंत्र प्रस्तावना क्या कहा था? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। कौन? प्रस्तावना। इसके द्वारा कहा गया था? के.एम. मुंशी के द्वारा। अगला है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। और अगला है कि उच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। किसमें? बुम्बई बनाम यूनियन केरल वाद में। किसमें? बुम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का स्वीकार किया। कब स्वीकार किया था? कैसे? केशवानंद भारती विवाद में स्वीकार किया था। और अगला है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया। किसमें? उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। और अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई। किसमें की गई दोस्तों? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों में। याद रखिएगा। और अगला दिया है कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। कौन प्रतिबिंबित करता है? संविधान की जो प्रस्तावना होती है भारतीय संविधान के उद्देश्यों को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। और आगे दिया कि भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई उद्देशिका में। दोस्तों अब देखते हैं शासन प्रणाली। क्या देखते हैं? शासन प्रणाली। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे दिया है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? संप्रभुता जो होता है राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है। और अगला है कि भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह है कैसी? संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। याद रखिएगा। और अगला है कि भारतीय संविधान की विशेषता है। क्या विशेषता है? संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये संविधान की क्या है? विशेषता है। संघात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका ये भारतीय संविधान की विशेषता है। याद रखिएगा। अगला है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि क्या होता है? मंत्रिपरिषद जो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और देखते हैं कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। क्या है? मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं संसद के सदस्य होते हैं। जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा है कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्रस्ताव प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, नहीं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? विधायिका एवं कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। अगला है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। और भी क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो न्यायपालिका, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या होते हैं? क्या होते हैं? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता और भारत की जनता निहित है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और देखते हैं सही कथन क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। और अगला है भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। ये भी सही है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य। फ्रेंड जो भी इसमें कथन दिए हैं सभी सही वाले दिए थे, असत्य वाले कथन नहीं दिए हैं। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय राजतंत्र की विशेषता है क्या होती है? एक संविधान,
संघ सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन होता है। और कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। क्या होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। और अगला है कि भारतीय संविधान का दर्शन है किसमें? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता जो होती है भारतीय संविधान का दर्शन है। क्या है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता, ये क्या होती है? भारतीय संविधान का दर्शन है। अगला है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या होता है? क्या होती है? जनता होती है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत। अगला देखा जाए कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। क्या होता है? एकल कार्यपालिका जो होती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व होता है क्या? एकल कार्यपालिका। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराया गया क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।